हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट टर्न पर हमने डिस्कस किया था कि एटम क्या है। एटम के लिए जो सबसे पहले किसी ने भी अपने विचारों को रिप्रेजेंट किया, वो कौन थे? तो वो डाल्टन थे। और डाल्टन ने ये बताया कि एटम का मतलब ही है जिसको तोड़ा ना जा सके। फर्दर जब रिसर्चेज आगे बढ़ी तो हमने देखा था कि रिसर्चेज में सबसे पहले टॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रेजेंट किया। फिर आपका रदरफोर्ड आए परमाणु मॉडल को लेकर। मॉडल को पहले लेने से उन्होंने एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। किस पर? तो गोल्ड की फॉइल पर, है ना। गोल्ड की एक फॉइल ली थी और उस पर अल्फा कणों को गुजारा था, और फिर जो एक्सपेरिमेंट में निर्णय आए थे या जो रिजल्ट आए थे उनके आधार पर भी इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था। कुछ कमियां रह गई थी, जैसे सबसे पहले ये स्थायित्व की व्याख्या तो कर नहीं पाए थे। जैसे इन्होंने कहा था अपने मॉडल में कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाता रहता है ना, नाभिक के चारों ओर। लेकिन यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो एसेलरेट करता है, तो यदि वो एसेलरेट करेगा तो अपनी जो एनर्जी है उसको रेडिएट करेगा, और रेडिएट करने के बाद अंततः वो कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस या नाभिक में। लेकिन ऐसा क्या होता है? जो परमाणु है वो तो स्टेबल होता है। तो पहली परिकल्पना इनकी ये गलत हुई। दूसरी परिकल्पना में इन्होंने ये बताया कि भाई सब टाइप की जो आवृत्ति हैं उनको ये रेडिएट कर रहा है, तो जो स्पेक्ट्रम है वो क्या मिलना चाहिए? सतत। लेकिन क्या सतत मिल रहा था? तो सतत नहीं मिल रहा था। मिल कैसा रहा था आपको? रेखीय। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या हम लोग के रदरफोर्ड सर नहीं कर पाए थे। लेकिन काफी हद तक इनके जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो निर्णय लिए गए या जो आंसर्स आए वो तो सही थे, और उन्हीं को मानक बनाते हुए फर्दर स्टडी में जो चीजें आई वो चीजें आई क्या? जिनको बोलते हैं हम बोल नील बोर का परमाणु मॉडल। उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बस बात यहां पर ये ले लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो कक्षाओं में घूमते हैं वो एक निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमते हैं और अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। और अगर एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे तो क्या वो अंततः नाभिक में आएंगे? नहीं आएंगे। मतलब स्टेबल होते हैं। और इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताया कि ये जो एंगुलर मोमेंटम जे है वो h/2 का क्या होता है? पूर्ण गुणक। यानी कि यहाँ n बराबर ले लो, n बराबर 1 2 3, इतनी बात थी। अच्छा, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता था mvr, और ये होता था nh/2 याद आ रहा? फिर इन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है कक्षा में, तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स काम करेगा, और उसकी वैल्यू ली थी mv²/r, है ना। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस या ये जो नाभिक का प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को खींचने में जो फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स को हमने बराबर कर दिया था। ये जो फोर्स था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। याद आ रहा ना? तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था। फिर हमने एक चीज डिस्कस की थी जिसको बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने जो अपनी हाइपोथेसिस दी या बोर ने जो सुधारा, किसकी हाइपोथेसिस को सुधारा? तो जो हाइपोथेसिस या जो परमाणु मॉडल था किसका? तो वो था रदरफोर्ड का, है ना। तो जब सुधारा तो इनके में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स तो बाद की बात है, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुली किसको दर्शा पाए? हाइड्रोजन लाइक या He+ या Li++, इनको ये बहुत आसानी से समझा पाए। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। देखो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम 2, एक निकल गया तो कितना बचा? एक। लिथियम में भी कितने हैं? 3, 2 निकल गए, कितना बचा? एक। तो तुम मुझे बताओ, जो ये रोटेशन ले रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एक कक्षा होगी, उस कक्षा की जो त्रिज्या है Rn, कल मैंने डिस्कस किया था, एप्सिलॉन नॉट n²
एच स्क्वायर अपॉन में 2πm जेड ई का स्क्वायर। इतना आ रहा था ना, देखो देखो ये आ रहा था ना, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, 2 नहीं आ रहा था, है ना, इतना आ रहा था, ये तो डिस्कस हुआ था। फिर उसके बाद हमने वही दो फॉर्मूले लेके इसको भी डिजाइन किया था, और ये जो वेलोसिटी थी किसी भी nth ऑर्बिट की, है ना, वो कितनी आ रही थी, तो हमने आपको शॉर्ट में बताया था कि यहां अगर आर एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड के। याद आ रहा, ये एन स्क्वायर था और ये जेड था। और यहां पर nth ऑर्बिट की अगर बात करें तो देखो यहां कितना आ रहा था, कोई भी टोटल पूरा, और आ रहा था जेड, और नीचे कितना आ रहा था, एन, इतना आ रहा था। अच्छा, हमने आपसे कहा कि हाइड्रोजन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और वो के शेल कह लो के ऑर्बिट में ही तो घूम रहा होगा। तो कल हमने डिफाइन कराया था कि अगर आर एन है, ये एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर होता है। तो अच्छा, इसको तो मैंने अलग निकाल दिया था, एन स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर निकाल दिया था। जो बचा था वो था एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम, जेड तो बाहर निकल गया, पाई एम ई स्क्वायर। इसी की जो वैल्यू है ना, इसी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही थी, तो इसी को जब सॉल्व कर रहे थे तो ये हमको वैल्यू दे रहा था 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रहा था ना। तो अगर हाइड्रोजन के केस में हम देखें तो बताओ आर एन, ठीक है, यहां इस पूरे वैल्यू को कितना भर दूं मैं, ठीक है, और देखो यहां क्या ले लूं, एन स्क्वायर, और यहां क्या ले लूं, जेड ले लूं। अच्छा, हाइड्रोजन में तो यहां एन भर दूंगा, और जेड की वैल्यू क्रमांक मतलब एक होता है, तो बताओ आर वन कितना आ जाएगा, 0.53, ठीक है। इसको अभी आप याद करे रहिएगा, क्योंकि अगर हम मान लो एच ई प्लस लेंगे तब जेड यहां पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन के बाद आता है। अच्छा, अगर हम लिथियम ले लें तो सर ये 2 प्लस होगा, लेकिन जेड यहां पर कितना भरना पड़ेगा, 3, ठीक। अभी आएगा, क्वेश्चंस लेंगे हम तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आई थी, जिस चीज को हम लोग बोल रहे थे वेलोसिटी, है ना। अभी मैं यहां सफिक्स ना लिख के केवल आपको केवल v बता रहा हूं, है ना। तो v को डिजाइन करने के लिए हमने बताया था जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच अपॉन 2 पाई था, इतनी बात है ना। अच्छा, मुझे v चाहिए था ना, तो v को यहां अलग निकाल के एन एच 2 पाई, और इधर लिख दो m, और r की वैल्यू मैं लिख दूं फिर से, तो एन एच 2 पाई m, r लिखना चाहूं तो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर और पाई एम जेड ई स्क्वायर। इसको फिर से अलग अलग करने के बाद देखो यहां क्या मिल रहा था, तो देखो यहां आ रहा था z आ रहा था ना, और यहां क्या आ रहा था, एन स्क्वायर आ रहा था ना, एक एन से देखो ये एन भी कट रहा था, तो एक तो आ रहा था z और एक आ रहा था एन। इससे मुझे मतलब रहता है ना। और बाकी जो पूरा टर्म था वो कुछ ही आ रहा था, देखो एक तो बचा एच से एच उड़ा दिया, है ना। तो देखो पाई से पाई और एम से एम भी हट गया, ठीक। तो जेड अगर चला गया तो यहां से क्या बचा, ई स्क्वायर, नीचे क्या बचा, 2 बचा ना, और क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट, और क्या आया, एच, इतना आया। अच्छा, इसी को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो फर्दर सॉल्व करने पर कुछ ये आता है 2.2 इंटू 10⁸, ठीक है, और ये आता है z अपॉन एन, ठीक। ये कैलकुलेशन है, मतलब आगे हम लोग यूज करेंगे इसको, इतनी बात है। ये किसका फॉर्मूला निकला है, वेलोसिटी का, किस ऑर्बिट की, तो nth ऑर्बिट की, किस ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल देता कि हाइड्रोजन ही है ना, और वो पहली ऑर्बिट में घूम रहा है,
तो उस पहली ऑर्बिट में वेलोसिटी होगी, और यदि वो वेलोसिटी पहली ऑर्बिट की है तो z बराबर यहाँ कितना रखेंगे 1, और n बराबर कितना रखेंगे 1। तो बताओ v1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है वो कितनी मिलेगी मुझे 2.2 इंटू 10⁸। ठीक, एक बारी मैं क्रॉस चेक कर लूँ इसको, कितना आ रहा था ये। ये आ रहा था 10⁶ है, ये 8 ना है। ठीक, क्या है 10⁶, 10⁶। ठीक, इसको यूज करेंगे हम। अच्छा, फिर बात की थी हमने एनर्जी की, है ना, और एनर्जी की बात की थी तो काइनेटिक एनर्जी भी ली थी, पोटेंशियल एनर्जी भी ली थी, टोटल एनर्जी भी ली थी, और फ्रैक्शन में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की कितना है, याद आ रहा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की कितना है ना, याद आ रहा ना। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही कुछ ले रहा था, है ना। तो चलो वो देखते हैं। अब ये जो अलग अलग टाइप के आए, जैसे ये इसको मैं अलग आपके चिपका देता हूं, देखो ये, इनसे क्वेश्चंस हम लोग के खूब पूछे जाते हैं भर भर के, है ना। अब चूंकि मेडिकल में तो उतना टाइम देते नहीं है, मेडिकल मतलब नीट वाले पेपर में तो आपके पास कम समय में क्वेश्चन को डील करना होता है, तो टफ नहीं वो बनाएंगे, केवल आपसे पूछ लेंगे कि भाई जब मान लो पहले ये एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली, है ना, आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा ये है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है v बराबर आर ओमेगा, पढ़ा ना। तो बताओ ओमेगा को क्या मैं v अपॉन आर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, भी हाल मैंने बताया, हमको केवल यहाँ प्रोपोर्शनल को देखना है, बाकी ये डेटा कोई भी याद कर नहीं सकता, है ना। रट पाओ तो बढ़िया है, लेकिन रटने की कोई मतलब नहीं है। यहाँ z और n के रूप में हमको देखना है कि z का वो इन्वर्सली है या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो, तो यहाँ v की जो वैल्यू आ रही थी, अब बताओ मुझे v की जो वैल्यू आ रही थी, r की तो मुझे पता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m जेड ई स्क्वायर आ रहा था ना। तो r को तो मैं तुरंत लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, तो n स्क्वायर ये गया और z नीचे आया। लेकिन v में क्या आ रहा था, तो v में आ रहा था z अपॉन के n आ रहा था ना। बताओ, तो यहां से मैं z अपॉन n ये लिख दूं और z को ऊपर ले जाऊं, और बताओ n स्क्वायर को कहाँ ले जाऊं, नीचे। तो तुम देख के मुझे बताओ z स्क्वायर ये हुआ, n क्यू ये हुआ। तो बताओ जो एंगुलर वेलोसिटी है वो z पे पावर 2 और n पे पावर 3, मतलब अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या इसी को ऑर्बिट बोलते हैं, और अगर वो सेकंड ऑर्बिट बोल दे तो यहाँ पर हम जो n है 2 का क्या ले लेंगे q। अगर यहाँ पर z वो कह दे मुझसे लिथियम, और किसके लिए प्लस प्लस, तो जो z है वो कितना लेंगे हम 3। अगर मान लो वो मुझसे कह दे हीलियम, तो हम कितना लेंगे 2। बात समझ में आई। चलो, एंगुलर वेलोसिटी को हमने देख लिया। अच्छा, अब वो कह रहा है सर आप आवृत्ति के लिए बताओ। तो देखो, आपने ओमेगा निकाल लिया ना, ओमेगा, और वो कितना है आप कहोगे जेड स्क्वायर ओवर में एन का क्यू, इतनी बात है। अच्छा, मुझे बताओ ओमेगा को मैं क्या लिखता हूं, यही तो लिखता हूं, यही तो लिखता हूं। तो देखो ये फ्रिक्वेंसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जेड स्क्वायर अपॉन एन का क्यू। देखो वही तो लिखा है जेड स्क्वायर अपॉन एन का क्यू। तो जो सेम चीज जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी में है, वेलोसिटी में है, वही फ्रिक्वेंसी में है। अच्छा, अगर मैं टाइम पीरियड ले लूं तो आप कहोगे टाइम पीरियड तो 2 पाई अपॉन टी होता, एग्री। तो बताओ टी की बात करूं तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन का क्यू और जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चंस खूब आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं। ठीक, तो इसको याद रख लेना। अब वो कह रहा है आप मुझे एंगुलर मोमेंटम बताओ कि वो एन और जेड में किस टाइप से रिलेशन दिखाएगा। क्या वो एन का
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एन के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप मुझे बताओ जी होता क्या है, जी वो क्या होता है एम, वो क्या होता है वी, क्या होता है आर। एम से तो कोई मतलब नहीं है, डाटा वाली चीज है, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, वी की अगर बात करो तो आपने बताया क्या, z अपॉन में n बताया ना। और बताओ आर के लिए क्या बताया, एन स्क्वायर अपॉन में z बताया। तो बताओ इससे यदि मैं इसको काट दूं तो बताओ एक एन एन को भी ले जाएगा तो कितना आ जाएगा n। यानी कि एंगुलर जो मोमेंटम है वो z पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप लिथियम प्लस प्लस लो, हीलियम प्लस लो या फिर हाइड्रोजन लो। एंगुलर मोमेंटम केवल और केवल जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब बताओ वो कह रहा है नेक्स्ट में क्या, वो क्या कह रहा है नेक्स्ट में, धारा। क्या कह रहा है, धारा। अच्छा आप मुझे बताओ, ये सारी चीजें मैं पहले खूब पढ़ चुके हैं ना, मैग्नेट में भी ये सब पढ़ी थी। देखो, तो मैंने कहा धारा, आपने कहा आवेश, प्रवाह की जो दर है उसको मैं धारा बोलता हूं। अच्छा, अब मुझे बताओ क्यू, क्यू आदेश है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो बताओ जो आई है, आई है वो बताओ टी, यानी कि जो समय है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और बताओ समय किसके प्रोपोर्शनल है, आपको मैंने आवृत्ति सिखा दिया, जेड स्क्वायर एन क्यू। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, किसके लिए, समय के लिए। तो यहां लिख दो एन क्यू और ये जेड स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर और एन क्यू। ठीक है, तो देखो बिल्कुल वही जो फ्रीक्वेंसी के लिए है, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू। ठीक है। अच्छा, मान लो धारा ना पूछ के उसने मुझसे कह दिया होता कि भैया, मान लो कह दिया होता फोर्स बताओ, क्या बताओ फोर्स। तो आप मुझे बता दो फोर्स जो है, क्या मैं अगर सर्कुलर ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर ना होगा। और बताओ वी मैंने आपको सिखा दिया कितना है, जेड अपॉन आर, उसका स्क्वायर ले लूं। और आर की अगर बात करो तो आता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ये क्विकली आपको याद होने चाहिए, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मान लो जेड स्क्वायर कर दिया होता, इधर एन स्क्वायर लिया होता, ये गया जेड और ये आया एन स्क्वायर। तो बताओ जेड क्यू और एन की पावर 4। ठीक है ना। तो देखो फोर्स, मान लो उसने एक्सेलरेशन पूछा होता, अरे जितनी क्वांटिटियां हैं वो सब पूछ सकता है भाई, जितनी यहां लिखी हैं वो सब क्वांटिटी ही तो है, वो सब फॉर्मूले ही तो है। और उन सब फॉर्मूलों में कोई इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा, उसी के लिए वो जेड पूछेगा और एन पूछेगा। ठीक है, तो देखो ये फोर्स आ गया। अच्छा, अगर मैं फोर्स की जगह मान लो एक्सेलरेशन लेता, आप क्या कहते, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, तब भी वही सेम आता जो फोर्स के लिए आया था, है ना। क्योंकि फोर्स में एम इंटू ए ही तो होता, एम को निकाल दिया तब भी वी स्क्वायर अपॉन एन जो आर जो है वो वही सेम आएगा। अच्छा, आपने मान लो एक्सेलरेशन ले लिया। अच्छा, मैंने कहा चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब मैंने पढ़ाया था डाइपोल मोमेंट, क्या पढ़ाया था, एन आई ए, याद आ रहा मीना, एम बराबर एन आई है, ये एन तो नंबर है, हटाओ आई, आई अभी हाल मैंने बताया ना। अब देखो वो रिलेट करने पड़ेंगे, तो बताओ आई यहां कहीं है, ये है, मैं लिख दूं जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू, जेड स्क्वायर अपॉन एन का क्यू। ठीक। और बताओ ए जो है सर्किल में यदि वो घूम रहा है तो ए होगा पाई आर स्क्वायर, पाई तो चलो हटा दो, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और आर स्क्वायर यदि लिखना चाहोगे तो यहां लिखोगे जेड स्क्वायर, यहां लिखोगे एन क्यू, और आर आर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई का स्क्वायर। तो मैं सीधा लिख दूं एन स्क्वायर अपॉन में जेड, इस जेड से इस जेड को हटाओ, दो इसको खा लेगा, बताओ कितना आ जाएगा, जेड एक ऊपर और एन नीचे, मतलब क्रमांक के भी प्रोपोर्शनल
और ऑर्बिट जो जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहीं है। देखो आई के लिए तो मैंने लिख दिया कितना, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू, और आर स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर, है ना। तो आर के लिए था ना ये, अच्छा देखो ये किसके लिए था, आर के लिए, एन स्क्वायर अपॉन में जेड, तो उसका स्क्वायर भी तो करोगे भाई, करोगे ना, ऐसे लिख लो जेड स्क्वायर ओवर में एन क्यू। तो देखो जेड स्क्वायर ये हुआ, एन क्यू ये हुआ, एन की पावर 4 इसने कंटेन किया, और जेड स्क्वायर ये। तो देखो ये इससे और 3 इसको ले जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, एन के। मतलब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, केवल और केवल ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। देख के बताओ कहाँ कहाँ एम आ रहा था, एक ये एंगुलर मोमेंटम, दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा लास्ट है देखो ये, वैसे तो और भी होंगे, अब वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से फॉर्मूलों को अप्लाई करना जानते हो, ठीक है। चलो लास्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो पक्की बात है जो लूप बनाता है वो लूप एक प्रकार से मैग्नेट का काम करता। तो बताओ उसके लिए या किसी लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी निकलती थी, पूरा प्रूफ कराया था। अच्छा वो निकलती है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R, इतना निकलता है। अच्छा क्या तुम I से रिलेट कर लोगे, क्या तुम R से रिलेट कर लोगे, दोनों को रख दोगे, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N और Z का टर्म आ जाएगा। चलो भाई I, ठीक। अब बताओ I जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू था, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू, तो यहां लिख दिया जेड स्क्वायर अपॉन में एन क्यू, और आर आपको पता है एन स्क्वायर अपॉन में जेड, जेड स्क्वायर एन क्यू जेड और एन स्क्वायर। तो बताओ जेड का क्यू और एन की पावर 5, खत्म। जेड का क्यू एन की पावर 5, ये डाटा आपको याद नहीं करना, ठीक है। जो याद करना है वो अभी आएगा रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, उसको देखेंगे हम, बाकी ये डेटा से मतलब नहीं है। यदि वो तुलना के लिए पूछेगा तो इनको आप रटे रहो, और रटने का मेथड एक फॉर्मूला लिखो केवल किसका, रेडियस आर का, एक फॉर्मूला जानो किसका, वी का, बाकी जितने फॉर्मूले हैं सारे के सारे किससे ड्राइव होंगे, इन्हीं से। तो इनका जो रिलेशन निकालना है, इनका जो निकालना है ना रिलेशन एन और जेड का, वो इन्हीं दो से निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो कल देखो मैंने जब डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आपको पढ़ाया था ना, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मतलब यदि 180 पर कोई अल्फा पार्टिकल से निकलने वाली जो वेलोसिटी थी अल्फा की, वो रिपल्सन ले रही थी, तभी तो वो 180 पर निकल रही थी। नाभिक जो था, न्यूक्लियस जो था, वो उसको रिपल्सन दे रहा था, इसीलिए वो अपनी ही दिशा में वापस लौट रहा था। तो जो अप्रोच का जो फॉर्मूला आया था वो मैंने 3 टाइप से बताया था। सबसे पहले मान लो ये है अल्फा कण और ये है मान लो न्यूक्लियस, है ना। इनिशियल में इनकी डिस्टेंस इतनी है कि वो हम नहीं मेजर कर पाते हैं। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आपको बताया था इसकी वेलोसिटी अगर v है और मास कितना है m, तो बताओ अभी यहाँ पर पूरी मैकेनिकल एनर्जी हाफ mv² होगी, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर। अब मान लो ये करीब आ गया, यहाँ आ गया, ये मान लो m था और यहाँ पर आते आते वेलोसिटी 0 हो गई। बताओ इस डिस्टेंस को मैं कितना ले रहा था, r0,
तो क्या दोनों अभी रुके हुए नहीं है? और अगर रुके हुए हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ Q कितना है? तो मैंने कहा अल्फा कण के लिए 2E, और इसके लिए नाभिक जो है वो ZE रख ला, और साथ में क्या रख रहा है? साथ में क्या है? Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है? इतना था ना? तो बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अगर मान लो उसने काइनेटिक एनर्जी ही पूछा तो के को मैं सीधा लिख सकता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2ZE² अपॉन के आर नॉट। अगर वो आर नॉट और के पूछा तो बताओ आर नॉट इनवर्सली किसके है? के। और मान लो उसने वेलोसिटी पूछ ली, वेलोसिटी पूछ ली, तो बताओ V² इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर नॉट के। तो बताओ V किसके होगा? 1/√के आर नॉट के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, मान लो इसी में वो ग्राफ पूछ ले, आप बता ले जाओगे भाई। ग्राफ जो पूछेगा, हाँ, कोई भी ग्राफ ले लो, मान लो जैसे वो कह दे कि आप के में और आर में वो बताओ, तो देखो इनवर्सली है ना, तो ये के ले लोगे और ये आर ले लोगे और ये क्या बना दोगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, मान लो वो कह दे आप जेड में और के में बताओ, जेड में और के में, तो बताओ ये लीनियर दर्शा देंगे। अगर इधर बता दो के और इधर ले लो जेड, तो क्या आ जाएगा? लीनियर। तो जैसा भी ग्राफ होगा हम इनको कंसीडर करके बना लेंगे। ठीक है। अब देखो, हमने काइनेटिक एनर्जी आपको बताई थी और हमने पोटेंशियल एनर्जी भी आपको बताई थी और साथ में टोटल एनर्जी भी बताई थी। ठीक है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई आप क्या ले लो, 12mv² चाहिए मुझे। और अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आर रेडियस में लगातार घूम रहा है ना, निश्चित ऊर्जा की कक्षा में घूम रहा, तभी तो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। अच्छा, तो उसके लिए आप मुझे बताओ mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। मैं उसको क्या लिख दूं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान लो यहां सीधा लिख दूं, हाइड्रोजन के लिए ले लूं या किसी के लिए ले लो, तो बताओ ZE तो हुआ ये, है ना। और बताओ जो घूम रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये, और नीचे क्या ले लो? R। इतना लिया, इस R से R को हटाया था, तो बताओ 12mv² बराबर, यहां भी हाफ लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 एप्सिलॉन नॉट ZE का स्क्वायर। इतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला अपना है। दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं यहां पर ध्यान देना 12mv² रखूं, तो V से तो आप परिचित हो गए होंगे। मैं आपसे कहूं 12mv², 12m तो है। अच्छा, V की वैल्यू आप खटाक से बता दो। देखो कितनी आ रही थी? Z/n तो आ रही थी, इस पर तो एग्री हो। दूसरा, यहां जो वैल्यू आ रही थी, यहां जो वैल्यू आ रही थी वो कुछ 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड थी, और वो वैल्यू थी किसकी? तो मैं यहां पर वो लिखता हूं, देख के ये यहां नहीं है। ये ये कितनी है? Z² सॉरी, Z तो बाहर निकाल दिया, E²/2h एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, इतना आया। अच्छा, इसी को मैं कुछ ऐसे लिखूं तो एम ई स्क्वायर, और ये कितना आया 4h एप्सिलॉन नॉट, और उधर कितना आया z, और क्या आया n। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 की जगह कितना था 8। ठीक, अभी देखो इनका यूज होगा, है ना। अच्छा, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या ले लें, आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बताओ, तो इसको लेने के बाद मान लो जो न्यूक्लियस है वो क्या है Ze, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कितना है E, Q1 Q2/R। अब बताओ R को क्या मैं फर्दर कुछ ऐसे लिख दूं, R की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z e स्क्वायर। ठीक, तो बताओ यहां से कुछ कट पिट रहा। सबसे पहले तो भाई देखो, देखो ये हाफ एम था ना, और ये वी स्क्वायर था, तो अभी तो मैंने इसको केवल वी लिखा था ना, वी, इसका स्क्वायर भी तो करोगे। यही छोटी छोटी मिस्टेकें तो हो जाती हैं। तो देखो यहाँ कितना आएगा हाफ, कितना आएगा एम, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, ई की पावर 4, जेड का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और एन का स्क्वायर। कितना आ रहा। अच्छा, ऐसे ही यहां देख लो, तो देखो 1 z 2 z, जेड स्क्वायर तो भैया ये हुआ, और बात करो एन की तो एन का स्क्वायर ये हुआ। ठीक, ये गया और ये गया। ठीक, और इधर एन स्क्वायर चला गया। अब जो कट रहे हैं क्या उनको काट पाओगे आप, तो देखो पाई से पहले पाई काट दो, काट दिया। अच्छा, सारा कट गया, तो देखो यहां एम बचाना, एम, और ई की पावर 2 और 2 कितना हो गया 4, हुआ, सारे हो गए। एम ई की पावर 4, जेड स्क्वायर यहां आया। नीचे अगर देखो तो देखो 4 तो ये था, और एप्सिलॉन नॉट का क्या है स्क्वायर, और क्या है एच स्क्वायर, और क्या है एन स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर आप देखो और इसको देखो, तो इस पूरे कंटेंट को m/4 ई की पावर 4 जेड स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बाहर निकाल दिया ना। ठीक है, इस पूरे को क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी यू लिख दूं। अब इस यू को अगर हम यहां रख दें, ध्यान देना, इस यू को अगर हम यहां रख दें तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 तो भाई ये है, और क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इससे एक चीज मिल गई तुमको, और वो चीज क्या मिली कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, और यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी का साइन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम Q1 Q2/R करेंगे तो जो नाभिक है उसमें तो है प्रोटॉन, और उसके लिए जो ई लूंगा वो Ze होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा उसके लिए मैं विद साइन अगर लूंगा तो वो क्या आएगा माइनस, माइनस आएगा ना। तो यहाँ एक चीज और ये आपका याद कर लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की कितनी है, दुगनी। कितनी है, दुगनी। चलो भाई, इतनी चीजें अपनी होने के बाद हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको देख लो आप, है ना। चलो, या थोड़ा सा और आगे बढ़ लें। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो हम टोटल एनर्जी की बात कर लें।
टोटल एनर्जी। कितना होता है वो पोटेंशियल एनर्जी और क्या होता है वो काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब मुझे आप बताओ, पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली थी, मैं यहीं से देख के अभी लिख देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ये निकली थी विद साइन u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ले लो, है ना, ZE², है ना, ZE² अपॉन के क्या निकली थी R, इतना निकली थी ना R। और इसी को हम फर्दर रख रहे थे, तो u जो है मान लो nth ऑर्बिट की है, वो आ कितनी रही थी, तो m Z² e⁴ और नीचे आ रहा था पाई 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है, h² और n² विद, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी nth ऑर्बिट की, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी ले रहा था, तो ये ले रहा था m Z² e⁴ और इधर कितना आ रहा था, 8 आ रहा था ना, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² n², ठीक। अब विद साइन रखेंगे, तो टोटल एनर्जी की बात करो, तो टोटल एनर्जी बराबर, देखो सब कुछ देखो, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां माइनस का 1/4 है, यहां प्लस का 1/8 है, तो कुछ मत करो, m Z² e⁴ नीचे 4 पाई, सॉरी पाई नहीं है, 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² n², ठीक है, h² n², इधर कितना था, तो 1/8 माइनस के 1/4, ठीक। तो बताओ m Z² e⁴ इधर कितना था, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n², 4 8 का मैं 8 ही ले लूं, इधर मैं 1 ले लूं, माइनस के 2 ले लूं, तो बताओ माइनस के कितना आ जाएगा, अरे यार ये क्या करा दिया आप, इस 4 को हटाओ पहले, ठीक है, इस 4 को भी हटाओ, तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस में m Z² e⁴ और इधर कितना आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h² n², एग्री। अब देख के बताओ, सेम डिट्टो यहां पर कोई ऐसा टर्म है, बिल्कुल देखो, m Z² e⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n², सीधा आप बोल दोगे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का आप मैग्नीट्यूड लेके और आगे क्या लगा दो, माइनस, क्या लगा दो, माइनस, ठीक। अच्छा, तो देखो 3 क्वेश्चन सीधे ही ड्रॉ हो जाते हैं कि यू ई है ना, या कह दो पोटेंशियल एनर्जी है यू nth की और काइनेटिक एनर्जी है क्या, nth की, आप बता ले जाओगे। पोटेंशियल काइनेटिक की कितनी होती है, दुगनी, तो 2 काइनेटिक एनर्जी ले लो और काइनेटिक एनर्जी ले लो, इससे इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। मान लो वो पूछे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का कितना फ्रैक्शन है, उसको भी कर लोगे, परसेंटेज में वो क्वेश्चन दे दे आप तब भी कर लोगे, है ना। अच्छा, इतनी बात हुई। अब देखो इन्हीं से एक चीज और निकल के आएगी, पहले इसी चीज को आप देख लो, एनर्जी पूरी कितनी निकली थी, ई निकली थी ना, मान लो इसको टोटल एनर्जी ले लेते हैं, टोटल और क्या ले लेते हैं, एनर्जी, वो कितनी आई, माइनस में 1/8, है ना, और आई है m e⁴ 4 Z², है ना, और नीचे क्या आया है, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर, इतना आया। इस इतनी बात को देख के मुझे आप बताओ कि ये जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n² होगा कि नहीं, ठीक है।
चलो इतनी बात हमने ड्राइव कर ली। अब मुझे कुछ ये निकालना है। देखो सबसे पहले सीधा समझ लो, इसको आप अलग निकाल दो, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर को। 1/8 एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर और जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, है ना। अब आप गुणा कर दो सी एच का और किसका, सी एच का। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये किया तो देखो 1/8 एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी एच का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी एच क्यू, और इधर क्या आएगा सी एच, और ये आएगा जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ठीक। अब ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये जो पूरी वैल्यू एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी एच क्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट है मास इलेक्ट्रॉन ई एप्सिलॉन सी एच, सब तो कांस्टेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट आर। ठीक है, तो ये हुआ आर, साथ में क्या था सी एच, और क्या था जेड स्क्वायर, और क्या था एन स्क्वायर। ठीक। अब अगर इसकी इसकी और इसकी तीनों की वैल्यू को आप प्रोडक्ट में ले जाओ तो ये जो निकलता है वो कितना आता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, जहां आर की वैल्यू वो होती है 1.1 इंटू 10⁻7, ये आर की जो वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻7 होती है। ठीक है, मीटर इनवर्स। इतनी बात समझ में आई। मतलब सीधा एक सिंपल सा फॉर्मूला टोटल एनर्जी का, और किसी भी ऑर्बिट में वो एनर्जी है, क्योंकि निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में तो भैया इलेक्ट्रॉन घूमता है, पहले कक्षा में क्या होगी, दूसरे में क्या होगी, तो जो जनरल फॉर्मूला है वो है 13.6 जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के केस में 1 रख देना, और पहले ही ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वहां क्या रख देना, नॉर्मल ये। तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिटल में जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, -13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्री। तो ये आई अपनी एनर्जी की बात। अब देखो इसी पर, यहां तक तो आपने सीख लिया, यहां तक तो आप अच्छी तरीके से चीजें जानने लगे। ठीक। अब जैसे मान लो हम्म, ये क्वेश्चन है, या लिख लो, मैं लिख ही देता हूं। एक कण है अल्फा कण, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अल्फा कण है मेरे पास, अल्फा कण, उसकी एनर्जी दी है काइनेटिक एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहा है ये नाभिक के कितने करीब जा पाएगा, जा पाएगा। ठीक। एक अल्फा कण है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, मूव होता हुआ आ रहा था, नाभिक के पास पहुंच रहा था, और नाभिक कौन सा था, तो वही गोल्ड। कौन सा था, गोल्ड 79, जिसका क्या है जेड। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख ही देता हूं, इसको जरा आप ट्राई करिए। आंसर इसका आ रहा है 5.7 5.7 इंटू 10⁻14 मीटर। ठीक। अब तक जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, वैसे तो ये डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें फॉर्मूला आपको पता है, आप भरो आर को निकाल लो। ठीक है, चलो यहां मैं करता हूं। ठीक है, देखो हमको आंसर मीटर में निकालना, ऑप्शन दिया है, चलो
हम क्या जानते हैं काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हम क्या जानते हैं? आप कहोगे जिस काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था वो पूरी की पूरी पोटेंशियल में चेंज हो रही थी। बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके पास आ रहा था? तो गोल्ड, तो 79 ले लूं, और क्या ले लूं? ई ले लूं। और फिर अल्फा आ रहा था, तो अल्फा के लिए 2 ई ले लूं। और नीचे आर, आर ही तो मुझे निकालना है, आर को इधर ले जाओ। तो आर की वैल्यू मैं इसको 9 × 10⁻9 लिख दूं, 79 लिख दूं, 2 भी लिख दूं, और 1.6 10⁻38 करने के बाद, और यहाँ कितना लिख दूं? 4 मेगा था ना, 10⁻6 जूल में चाहिए ना, तो 1.6 और 10⁻⁻19। ठीक, सिंपल सा बन गया। देखो, इससे इसको और इस 38 को इससे काट लो। यहां हल्का करने के लिए 80 कर देना, 80 में 2 का गुणा 160, 9 का गुणा कर देना, आंसर क्रॉस वेरीफाई करना, यही आ जाएगा। ठीक है, चलो। ठीक है, अब देखो। अब वो कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु है ना, और बोर साहब ने तो बताया ही था किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही बताया था, या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए ही बताया था। बाकी हैवी के लिए बताने में तो ये असमर्थ रहे थे ना। तभी भाई सोमरफील्ड का मॉडल आया था, जिसमें इन्होंने प्लेनेटरी मोशन जो था, जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति वाली चीज थी, है ना। चलो, तो ये है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम और द्वितीय बोर कक्षाओं की त्रिज्या की गणना करो। सीधा आर एन, आपने बताया एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक, हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू तो 1 होगी, पहली कक्षा रख रहे हैं। अच्छा, जेड के लिए भी कितना होता है? 1। तो मुझे बताओ, ये जो आर एन है वो R1 के रिस्पेक्ट में, पहली कक्षा के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? तो कल भी मैंने डिफाइन कराया था ना, ये जो वैल्यू है ये कितनी आती है? पॉइंट के 59। हम्म हम्म ये आती है 0.527, 0.53 एंगस्ट्रॉम, इतनी आती। अच्छा, यहीं से मैंने ये फॉर्मूला बताया था, मान लो एन निकालना हो, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये एन बराबर मैंने 1 रखने पर आ रही थी ना। अब एन को आप अलग निकाल दो, एन को अलग निकाल दो, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ एन 1 रखने पर आ रही थी, तो ये 0.53 आएगी ना, और ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। और जेड के लिए तो हमेशा ये 1 ही होगा। तो बताओ, दूसरी कक्षा की 0.53 हुआ, दूसरी कक्षा बोले तो 2 की पावर 2, कितना हो जाएगा? 4। और जेड हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 1, 4 तिक 12, और 4 पंचे 20, और 1 21, कितने पे? 2 पे। तो 2.12 क्या आ जाएगा? ये एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो पहले आ रहा है 2.12, है ना, और फर्स्ट की कितनी आ रही है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छा, वो रेशियो पूछ ले, रेशियो पूछ ले, वो कहे तीसरी कक्षा और दूसरी कक्षा का रेशियो बताओ, बाहर देना। हाइड्रोजन के लिए जेड तो सेम है, ये पूरे डेटा को सेम कर देना, बशर्ते एन को चेंज कर लेना। आर मान लो थर्ड पूछ लिया, और आर उसने सेकंड पूछ लिया, तो बताओ थर्ड के लिए 3 का स्क्वायर 9, और सेकंड के लिए 2 का स्क्वायर 4, 9 रेशियो पूरा जाएगा। ठीक है, चलो। ठीक, अब केवल वही वी की, आर की, इन्हीं सब की वैल्यू जो है उन्हीं को वो वेरी करा देगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में
कह रहा है, दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड कितने परिक्रमण करता है। मतलब वही फ्रीक्वेंसी पूछा, पर सेकंड में वो कितनी बार रोटेट करता है। अच्छा, क्या करें इसमें। अच्छा, आपको पता है ना, क्या पता है, वी बराबर भाई आर ओमेगा होता है। यहां से अगर ओमेगा निकाल लो तो वी अपॉन आर आ जाएगा, आएगा ना। और यहां से 2 पाई और एफ लिख लो तो ये कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। तो एफ की जो वैल्यू है वी अपॉन 2 पाई और ये कितनी आ जाएगी, आर आएगी ना। अच्छा, वी आप जानते हो, जानते हो, तो फर्स्ट कक्षा में ही तो बताना है। और फर्स्ट कक्षा में तो मुझे बताओ, वी मैंने निकाला था ना, 2 पॉइंट लो समथिंग ले लो, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁶। और देखो 2 और ये पाई तो है, रहने दो। और फर्स्ट कक्षा में अभी हल निकाल रहा हूँ 0.53 और एंगस्ट्रॉन्ग है चूंकि, तो 10⁻⁻10। ठीक है, अब इस 2 से पहले इस 2 को उड़ा दो, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाओ तो 10⁻16 तो आया, ये आया। और 1 ये लिख दो, पाई को मैं 22/7 लिख दूं क्या, इसको क्या मैं 0.53 ही लिखा रहने दूं, इसको हटाऊं तो 2 जीरो बढ़ा दूं, इसको 7 ऊपर ले जाऊं तो 700 कर दूं, और ये 22, ये 53 और 10⁻16। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब लगभग काट लो यार, ये इससे इसको हटा दो, 5 से फिर काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, इतना है। अब ये 7 और ये 11, पॉइंट लगाओगे तो 0, 11 छक्के 66, एक शिफ्ट कर दो तो 6 इंटू 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, कुछ नहीं था, चेक कर लो जरा, 10⁻15, ठीक है, प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में इतनी चक्कर लगाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तभी तो वो दिखाई नहीं देता। पंखा चलता, पंखे में तो राउंड पर मिनट होते हैं ना, कि 700 800 1200, तो जो जब वो ब्लेड चलती हैं तो क्या ब्लेड दिखती हैं, ये तो इतनी जबरदस्त चक्कर लगा रहा, क्या दिखाई देगा। नहीं देगा। चलो, अच्छा, करो। बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हल्के हल्के, बेसिक। देखो, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका आपको कोणीय संवेग बताना है। ठीक, अच्छा ये बताओ, हमने किसी भी ऑर्बिटल के लिए, ध्यान देना, किसी भी ऑर्बिटल के लिए एक एनर्जी पड़ी है ना, एनर्जी पड़ी है ना, और वो एनर्जी कितनी पड़ी है अभी हाल, टोटल एनर्जी जो है वो अगर हम देखें तो क्या होती है, ई मान लो nth ऑर्बिट की -13.6 है ना, और क्या आती है, ऐसे आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। किसको ले रहे हैं सर, हाइड्रोजन को, किसको ले रहे हैं, हाइड्रोजन को। तो वो पूछ रहा है कोणीय संवेग, है ना। अच्छा, पहली चीज आप समझो, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सामान्य अवस्था में अपनी पहली कक्षा में होता है, ठीक है। अब ये जिस कक्षा में होता है उसकी जो ऊर्जा है वो निश्चित है ना। यदि बाहर किसी सोर्स से एनर्जी मिल जाए किसी इलेक्ट्रॉन को तो वो एनर्जी को पहले खींचेगा, और खींचने के बाद अगर स्पेसिफिक जो डिफरेंस है या स्पेसिफिक एनर्जी पाएगा तो वो ऊपर वाली कक्षा में पहुंच जाएगा, और ऊपर वाली कक्षा में पहुंचने के बाद रुकेगा नहीं वहां,
वहां पर केवल 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकते हुए वो एनर्जी का रेडिएशन देते हुए और कहाँ आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल कक्षा में। समझो, कोई फोटोन है, हमने किसी इलेक्ट्रॉन पर गिराया, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली और इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया, बाहर। सेम हुआ ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, फिलामेंट है, गजब का मैंने पोटेंशियल भर के उसी ही इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पर बम्बार्डिंग करा दी तो भी इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये जो सारी प्रोसेस है उसमें यदि कोई जो ओरिजिनल अपनी ऑर्बिट में है वो एनर्जी गेन करेगा तो वो अपर कक्षा में जाएगा वहाँ पर 10⁻⁻8 सेकेंड होल्ड करने के बाद वो पुनः उसी कक्षा में आ जाएगा जिस कक्षा में वो था, है ना। अब ये जो रेडिएशन देगा ये बिल्कुल उसी एनर्जी के बराबर होगी जिस एनर्जी के फोटोन को हमने इलेक्ट्रॉन पर गिराया था। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमको यही सेम चीज अप्लाई करते हुए ये बताना है किसका, उस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताओ, क्या एनर्जी दी है? बिल्कुल दी है। क्या ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती थी? बिल्कुल आती थी। तो आप एक काम करो, इस एन का मुझे नहीं पता लेकिन आपने कितनी बोल दी, -3.4, है ना, 13.6 Z² N²। इससे पहले इससे इसको काट लो। ठीक है। अब बताओ, Z हाइड्रोजन के केस में कितना होता है? 1। मैं यहां कितना रख दूं? 1। तो आप मुझे बताओ N² बराबर 13, 136 और 3.4 हो जाएगा। सॉरी, पॉइंट तो कट गया ना, 34 हो जाएगा, है ना। अब बताओ, 30 चौके 120 और 4 चौके 16, कितनी बार कट गया ये? 4 बार। तो बताओ एन यानी कि जो ऑर्बिट है वो कौन सी है? सेकंड। कौन सी है? सेकंड। अब जो बोर भाई थे ना, उन्होंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि किसी कक्षा में घूम रहा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, जिसको बोलते हैं हम h/2 का पूर्ण गुणज, यहां n की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 2। h की वैल्यू तो हमें पता है h, और ये कितना है? 2π। ठीक, तो यहां से यहां काट दो तो कितना आ जाएगा? h/π। ठीक है। तो ऑप्शन में दिया था h/π, h/2π, 3π, या डेटा में वैल्यू दी है। तो डेटा में अगर निकालना चाहो तो 6.6 तो ये है, 34 ये है, और बात करो किसकी? पाई की, 3.1 लगभग 3 ले लोगे तो भी 2 के लगभग आ जाएगा। ठीक है। तो ये थे हम लोग के बेसिक्स क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक पर, और वो जो टॉपिक है वो कहता क्या है? वो कहता है देखो, मैंने अभी हाल आपको बताया, क्या बताया कि ई एन जो है 13.6 Z² N²। हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया, एनर्जी मिली, वो किसी अपर की कक्षा में भागा, वहां कुछ देर होल्ड करने के बाद अल्टीमेटली वो उसी ऑर्बिट में आ गया जिस ऑर्बिट में वो था। ठीक है। और जो एनर्जी दी वो मैंने एक्सटर्नल सोर्स से दी। अब वो सोर्स चाहे हम लोग लिमिटेड फ्रिक्वेंसी का फोटोन गिरा दें, या कोई फिलामेंट ले लें, या बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम एनर्जी देते हैं, किसको? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, अगर हमने ये एनर्जी ले ली तो आप मुझे बताओ हाइड्रोजन के केस में यहाँ मैं 13.6 लिख दूँ, यहाँ N² लिख दूँ, Z की वैल्यू तो 1 होती, N फर्स्ट कक्षा के लिए कितना होता है? 1।
बताओ फर्स्ट कक्षा के लिए एनर्जी कितनी आई 13.6। फटाफट से सेकंड के लिए बताओ। 4 होगा ना, 4 को काटूं 4 तिये 12, 4 चौके 16। थर्ड की बात करो 13.6 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 वन जा 9, लगभग काट लो, 4 बचा था 9 पन्ने 45। ठीक, आओ और आगे बढ़ लो, 16 ले लो, ऐसे कुछ आएगा ना। ऐसे ही बताओ लास्ट की जो कक्षा है, और लास्ट की कक्षा के लिए जो एन है वो कितना है, लगभग इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो अगर यहां इनफाइनाइट रख दूंगा तो जो एनर्जी है इन्फिनिटी पर वो कितनी आ जाएगी 13.6 ओवर के कितना लूंगा 0, कितना लूंगा 0। अब देखो हमने आपसे कहा हाइड्रोजन जो है वो अपनी नॉर्मली कंडीशन में फर्स्ट कक्षा में रहता है, रहते दो, एनर्जी पाकर वो अपर की कक्षाओं में पहुंच गया, पहुंचने दो। पहुंचने के बाद 10⁻⁸ सेकंड रुक के पुनः वापस अपनी ही वो ऑर्बिट में आ गया, आने दो। ठीक, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो फॉर्मूला कुछ ये आएगा, है ना। देखो वो फॉर्मूला कुछ ये आएगा, ठीक। और इसी को अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो तो लैम्डा बराबर ये आएगा 1/r। और आएगा उल्टा कर दो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर और n2 स्क्वायर और n1 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा उसी को मुझे देखना है। ठीक, तो देखो पहले तो आप ये समझ लो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको बोर्ड के लेवल पे आप पढ़ते हो, यहां पर हम जब भी लैम्डा निकाल लेंगे, देखो ये लैम्डा किसका है। देखो हमने कोई फोटोन गिराया, उस फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने लिया, कहां पहुंचा ऊपर, ऊपर के लेवल की जो मैंने एनर्जी है वो आपको बता दी। फर्स्ट की मान लो 13.6 है, ऊपर वाले की माइनस के 3.4 है, ऐसे ही फला 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 है ना। ठीक, ये है, ये है। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि अगर अवशोषण स्पेक्ट्रम ले लें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले लें, तो हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो सर इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, और वो ऊपर की भी क्लासेस या कक्षा में जा सकता है, जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आएगा कहाँ, आएगा कहाँ, तो पहली ही कक्षा में। अब यदि पहले से वो दूसरी में गया तो एनर्जी लेके पहुंचा, और फिर एनर्जी के रूप में ही इसने क्या किया, रेडिएशन दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है जिसको बोलते हैं डेल्टा ई, क्या बोलते हैं, डेल्टा ई, उसी को हम फोटोन के लिए क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन के लैम्डा। क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन के लैम्डा, और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या आएगी, ये क्या आएगी, ये। चलो तो देख लेते हैं जरा इसको, और ये मास्टर फॉर्मूला है ये। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन में आप यही फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। और ये फॉर्मूला जब आप यूज करोगे, ध्यान देना, तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी ले लेना, 911। कितनी ले लेना, 911। अभी क्वेश्चन आएंगे हम देखेंगे। ठीक है, चलो सिंपल सा समझ लो। हम्म, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये और ये। ठीक है, अच्छा बताओ, मैंने यहां 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, थर्ड में तुरंत आओ, 13.6, 9 लोगे, 9 एकम 9,
माइनस के 1.5, ऐसे ही बाद में आते आते 0 हो गई। ठीक है, इतनी बात आई। अच्छा, आप बताओ, अवशोषण स्पेक्ट्रम में हम करते क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ तक पहुँच गया, रुका, फिर से वापस आ गया। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, तो बताओ, आपने जो एनर्जी पढ़ी है nth ऑर्बिट की, वो कितनी पढ़ी है? 13.6। z में 1 ले रहा हूँ और सीधा क्या ले रहा हूँ? n²। बताओ, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में वो है, जो ग्राउंड स्टेट है, उसमें एनर्जी कितनी है? 13.6। अब मान लो यहाँ 1 से 2 पर आया या 1 से 5 पे पहुंच गया, तो मैं कुछ नॉर्मल n1 ले लूँ फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, और n2 कोई भी ऑर्बिट ले लूँ। तो बताओ, यहां मैंने n1 ले लिया। ठीक, अच्छा, अब दूसरी में वो गया। ठीक, तो बताओ यहां मैं कितना ले लूं? हम्म हम्म, ठीक है, और कितना ले लिया? n² लिया। यहां से मान लो यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, फिर से वापस आया, डेल्टा ई यही हुआ। क्या डेल्टा ई को मैं E2 माइनस E1 ना लिख दूं? और अगर ऐसा लिखा तो मुझे आप बताओ, 13.6 को तो भैया मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, 1/n² माइनस ले लिया, और माइनस इस माइनस से फिर से दोस्ती करके क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां मैं सीधा लिख दूं, -13.6 तो ये है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 1/n1², 1/n2²। ठीक है, सही है ना? ये क्या है अपना? डेल्टा ई। अच्छा, इसको मैं RCH लिखता हूं ना? क्या लिखता हूं? 1/n1², 1/n2²। और मुझे चाहिए लैम्डा, तो क्या मैं डेल्टा ई को HC/लैम्डा लिख दूं? बताओ, अगर मैंने यहां HC/लैम्डा लिखा, तो बताओ RCH 1/n1², 1/n2² आएगा। और देखो, CH से CH को अगर मैं काट दूं, तो बताओ 1/लैम्डा कितना आएगा? R 1/n1², 1/n2²। इसी को फर्दर सॉल्व करने के बाद लैम्डा बराबर आएगा 1/R, 1 ऊपर चला जाएगा ना, तो n1², n2², और इधर आ जाएगा n2² और n1 का स्क्वायर। ठीक, जरा यहां साइन देख लो। यहां पर ये था, ये था, इसको मैंने ले लिया बाहर। बाहर यदि मैंने लिया, बाहर यदि लिया, देख लो, अरे हो जा भाई, देखो, माइनस मैंने लिया, माइनस तो था, माइनस माइनस क्या मैं प्लस कर दूं? हम्म, इतना हुआ। अच्छा, 13.6 को मैं यहां से कॉमन ले लूं, बताओ कितना आ जाएगा? 1/n1², 1/n2²। ठीक, तो यहां जो माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस। कितना आया? ये आया, ये आया, ये आया, और फाइनली ये। आपको केवल ये याद रखना है, क्या? लैम्डा बराबर 1/R, n1², n2², n2² माइनस n1 का स्क्वायर। ठीक है, ये लैम्डा क्या है? वो फोटोन की वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ इमर्ज करेगा या निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन जब हाई क्लास से कहाँ आएगा? लो क्लास में। ठीक, अच्छा,
अब देखो, मुझे तो पता है कि फर्स्ट कक्षा से जब वो दूसरी कक्षा में जाता है तो एनर्जी रेडिएट करके जब पुनः फर्स्ट कक्षा में आता है ना, तो वो करता क्या है, जो लैम्डा निकालता है वो अल्ट्रावायलेट में आता है, मतलब 1000 के ऊपर आता। ठीक। और आपको पता है जो विबग्योर में लाइट होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो 4000 से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम तक करती है ना, करती। तो हम फर्स्ट कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, जरा 1 मिनट होल्ड करना। हम्म। तो जो पहले की आ रही थी वो कितनी आ रही है अपनी, 13 पॉइंट। चलो, इसका यूज करके हम जस्ट सेकंड से कहाँ आते हैं, फर्स्ट पर। चलो देखो, आपने कहा लैम्डा बराबर 1/r n2, कितना था, n2 स्क्वायर, n1 सॉरी ऊपर था ना गुणा, n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर, नीचे था n2 का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर। फर्स्ट केस में ले रहा हूं सर, यहां से यानी कह लो n बराबर 1 से एनर्जी पाकर ये कहां पहुंच गया, 2 पर। ठीक। तो देखो, हमेशा अगर यहाँ 911 रखोगे आप, देखो इसकी जो वैल्यू है वो 1.067 10⁻7 कुछ करके है ना। हम आंसर यदि लैम्डा में लेना चाहते हैं तो यहाँ हम 911 रखेंगे। ठीक है। चलो, अगर रखा तो बताओ, ये आया। इधर बताओ, किस कक्षा में, 2 का स्क्वायर कितना, 4, कितना है, 1। सही है ना। और इधर कितना करोगे तो 4 से ही घटा दो कितना, 3, कितना आया तो बताओ, 4/3। और इसको कुछ ऐसे ले लो, हम्म, ऐसे ले लो। ठीक है। तो इस बार आंसर जरा चेक कर लूँ मैं, रुकना, कैलसी का यूज कर लूँ। हाँ तो ये है। अब यहाँ पे शायद ये 911 ऊपर होता है, ये 911। तो 911 हमने ये लिया, इधर 4 लिया और इधर 3 लिया। ठीक। और इसको हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो, 911 क्रॉस में 4/3 कर दें, कितना आ जाएगा, 1214। ठीक है। पॉइंट में कुछ आएगा तो लगभग ये लो, और ये किस में है, एंगस्ट्रॉम में। तो देख के बताओ, याद करो किस स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में ये आएगा। आपने कहा था VIB GYOR, और ये था न्यू का बढ़ता हुआ क्रम। ये है अपनी ब्लू ग्रीन येलो, सॉरी विप्योर नहीं भाई, ये था ना रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड लाइट। और ये लाइट कहाँ से कहाँ तक, 4000 से 7800 आ रहा था ना। और यहाँ पे जाओगे तो लेंथ घटेगी, मतलब किस में जाएगा ये, अल्ट्रा वायलेट। किस में जाएगा, अल्ट्रा वायलेट। मतलब कभी भी फर्स्ट अगर कक्षा से कहाँ पा जाए, दूसरी कक्षा में पहुंचे, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो किस में मिलेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो यहाँ 1 से कहाँ जंप कर गया, 3rd में, यहां से एनर्जी पाई, यहां कूदा, यहां से यहां पर आया, रेडिएशन निकाला, उस रेडिएशन को क्या बोला, डेल्टा ई। तो वो जो रेडिएशन है वो किस फ्रिक्वेंसी या कह लो किस वेवलेंथ का निकलेगा। चलो, आपसे मैंने क्या बताया, लैम्डा बराबर 1/r बताया ना, 1 अपॉन
सॉरी n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर n1 का स्क्वायर। यहाँ 911, 3 का 9, 1 का 1, और बताओ 9 1 कितना आ जाएगा? 8। ठीक, लगभग सोल्व कर लो। 8 एकम 8 कितना बचा? 1। 8 एकम 5 कितना बचा? 3। 8 3 24, लगभग ले लो। 9 3 27 हासिल 2। 9 एकम 9 और 2 11 हासिल 1। 9 एकम 9 और 1 10। ठीक है, एग्री? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा अच्छा, आपसे मैं एक चीज और पूछ लूं अब, कि मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में वो था, हमको एटम से ही बाहर निकाल के फेंकना था, मतलब उस जो एटम है उसी को आयनाइज कर देना है। उसको आयनाइज करने के लिए हम एन को कहाँ लें? एन को कहाँ लें? आप कहोगे एन को आप इनफाइनाइट पे ले लो, एनर्जी दे दो, वो निकल के बाहर भाग जाएगा। अच्छा, तो उसी को ध्यान देना, उसी को हम बोलते क्या है? तो आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह एनर्जी जिसमें वह एटम को छोड़ के भाग जाए, यानी एटम को क्या कर दे? आयनाइज, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। और वो जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो बताओ डेल्टा ई अब मैं यदि निकालूं, डेल्टा ई यदि मैं निकालूं तो आप मुझे बताओ, ई इनफाइनाइट ले लूं और ये ई 1 ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बताओ, ये मैंने आपको क्या बताया था? ये तो ये आया था कितना? माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो देखो ये करोगे और माइनस के 13.6 लोगे और यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 करोगे, देखो ये तो जीरो हो जाएगा, होगा। ये कितना आ जाएगा? 13.6, और किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि तुम एनर्जी दे दोगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है वो एटम को छोड़ देगा और छोड़ने के बाद आयनाइज करते हुए भाग जाएगा। मतलब उसकी आने की अब संभावना नहीं है, गया तो गया, वापस आने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको हमने कहाँ दे दिया? एटम के बाहर। ठीक, इसको बोलेंगे क्या हम? आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर इसको आप हटा दो तो इसको बोलोगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलोगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर वो आपसे कहे, वो आपसे कहे कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है ना कितना है, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। आप कहोगे हाइड्रोजन किस में काम करता है? ग्राउंड स्टेट पर। ग्राउंड स्टेट से कहाँ भगाना है? एटम के बाहर। कितनी आप एनर्जी दो, अगर एनर्जी पूछेगा तो 13.6 प्लस की, और यदि पोटेंशियल पूछो कि कितना हपक के पोटेंशियल लगा दे कि भाग जाए, कितना? 13.6 वोल्ट। 13.6 वोल्ट। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। अब इनका यूज होगा धड़ाधड़ जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो देखो कितनी चीजें अभी तक हो गई हमारी। आर एन, वी एन, एफ एन, ए एन, जे एन, बी एन, और बहुत सारी आई एन। किस से निकली? इसी से निकली। इसी का यूज करके हमने इन सब को निकाला, और इन सब में एक आ रहा था Z और एक आ रहा था अपना N, जिसको N को बोलते हैं ऑर्बिट और Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक, फिर एनर्जी निकाल दी मैंने, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। फिर मैंने क्या निकाल दिया? सर R निकलवाया। फिर मान लो क्या निकाल दिया? RCH निकाल दिया, निकाला था ना। फिर क्या पढ़ा आज? अवशोषण। अवशोषण
और क्या, स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमेशा हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन के केस में जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो कहाँ से होगा, तो ऑर्बिट नंबर 1 से। अच्छा, अब आपसे मैं अगर कहूं n बराबर 1 से, ठीक है, कहां पहुंच गया, 4 पर, तो वो पूछता है जो स्पेक्ट्रल लाइनों की संख्या है वो कितनी होगी, कितनी होगी। एक आप कम कर दिया करो, आगे मैं लूंगा NC1 या NC2 ऐसे कुछ लूंगा, ठीक। तो 4 का है ना, तो आप कितना अवशोषण में एक कम कर दिया करो, कितना, 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, n बराबर 1 पर। ठीक है ना, इतनी चीजें हो गई, जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें आज बता दी, ठीक। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन बिल्कुल हल्के हल्के आप ले लो, ठीक, क्योंकि डुअल नेचर जो है वो तो छोटा है, और वो कंप्लीट हो गया। अब उसके जो क्वेश्चन है वो टेक्निकली जो अच्छे क्वेश्चन है वो इलास्टिक कोलिजन पे बेस्ड रहते, है ना, मैंने ग्रुप पे भेजे हैं, उनको कोशिश करना लगाने की। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक करके ले लेते हैं, ठीक। पहला ले लेते हैं ये, हम्म, देखो, कह रहा है आप हाइड्रोजन परमाणु ले लो, हम्म, और कह रहा है कि बोर कक्षा में, कह रहा है किसी बोर कक्षा में, किसी भी बोर कक्षा में, कह रहा है आप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो बता दो। काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है और माइनस में होती होती। तो अगर यहां मैं क्या ले लूं, x, तो यहां भी विद साइन में क्या ले लूंगा, x। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में 1:1, कितना आ जाएगा, 1:1। अब इन्होंने साइन दिया था तो कितना आ जाएगा, 1:-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो चलो, एक क्वेश्चन और अच्छा सा ले लो। हम्म, वो कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु जो है, हम्म, समझना, मैं क्वेश्चन लिया तो था, इसमें स्लाइड है नहीं, वो है नहीं वो स्लाइड, चलो लिखे देता हूँ। हम्म, वो क्वेश्चन कह रहा है, हम्म, ये आपको करना है क्वेश्चन, लिथियम ले लो, क्या ले लो, प्लस प्लस। कह रहा है लिथियम में प्रथम बोहर कक्षा से, मतलब ये है फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से किस में जाना है, थर्ड ऑर्बिट में, हम्म, थर्ड ऑर्बिट में पहुंचना है, ठीक। तो उत्तेजन ऊर्जा कितनी होगी, यहां से यहां पहुंचना है, उत्तेजन ऊर्जा कितनी होगी, कर लोगे, ऑप्शन में लिखे देता हूं। पहला है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 14.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लास्ट में है 122.4, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीएमटी का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया पीएमटी, ठीक है, करिए, ट्राई करिए इसको। बताओ,
क्या करें? आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर अपना आ रहा है 11 12 12 का आ रहा है 108.8। अरे गड़बड़ ऑप्शन लिख दिए। 12.1 36। अच्छा 36 पॉइंट के 1 108 के 8 और 122 पॉइंट के 4। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। मैं बता देता हूं आंसर क्या आ रहा है। ये आंसर कितना आ रहा है ये? हम्म बताओ कैसे आएगा? जितना लेक्चर डिस्कस किया है पूरे लेक्चर को सुनने के बाद, नोट करने के बाद इसको सोचना। ठीक है, कल की क्लास में हम इसी के आगे डिस्कस करेंगे। और इसी के आगे देखो, अवशोषण तो सिंपल है, लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जब होता है ना, उस स्पेक्ट्रम में अलग अलग श्रेणियां आती हैं। जैसे लाइमन है, बामर है, पास्चन है, ब्रैकेट है और फुंड। तो अलग अलग जो श्रेणियां आती हैं ना, वो अलग अलग स्पेक्ट्रम में वेरी करती हैं। तो जब अलग अलग स्पेक्ट्रम में वेरी करेंगी, मतलब उनकी जो लेमडा है वो क्या आएगी, अलग अलग। उनको भी हम देखेंगे, है ना। उनका पूरा एक प्रोसेस है, उसको हम कल की क्लास में पूरा ख़त्म कर लेंगे, है ना। वैसे कल तो छुट्टी होगी, परसों। ठीक, तो नेक्स्ट जो भी क्लास है उस क्लास में इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी थ्योरी हो गई है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन डील करेंगे, फिर लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर 108.8। कर लो ना, देखो ऐसे देख लो। फर्स्ट से कहाँ जाना है, थर्ड पे। आपको तो पता है ना, ये लिथियम है, ये जस्ट इक्विवेलेंट टू किसके है, हाइड्रोजन के। लेकिन Z यहाँ वेरी करता है, कितना होता है 3। आपको पता है 13.6। ठीक है, Z² अपॉन N²। हाइड्रोजन में तो Z 1 लेते थे, लेकिन यहाँ कितना लेंगे, 3। कितना लेंगे, 3। तो जब यहाँ 3 लेंगे, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। देखो सीधा लिख दूं मैं यहाँ, कितना, N1², कितना 1, और ये, ठीक है, सही है ना। हम्म अब देखो, ये 13.6 था, ये 9 था, और ये 9 में से 1 गया तो 8/9। इसको इससे काट दो, 8×48, यहाँ से लगी 4, 8×3 = 24, 4 28, 2 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, एग्री, आसान है। ठीक, हम लेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके हैं। ठीक है, कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग इसके कर लें। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। कोई अगर डिस्कशन में दिक्कत हो तो बताओ आप। ठीक है, शुरू किया था ये 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 ठीक है, प्लीज़ इसको लिख जरूर लेना, नहीं तो सारा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है।